हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बायो विद सबीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज मैं आपको हमारे पास में जो चैप्टर चल रहा है ना हमारा, उस चैप्टर में हमने एक प्रकार से जो हमारे पास में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन थी उसके बारे में मेनली हमने पढ़ लिया है। कल मैंने आपको उस चैप्टर के अंदर जो बातें थी कि भाई किस प्रकार NADPH2, किस प्रकार क्वांटम रिक्वायरमेंट, किस प्रकार क्वांटम ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, कैसे ATP और NADPH2, किस प्रकार ATP और NADPH2 जो बन रहा है उसको बनाया जाता है। एक्चुअल में वो बन कहाँ रहा है, जैसे हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक में जैसे मैंने आपको कराया था तो वहां पे एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मैंने आपको दिखाया था, बट एक्चुअल में वो बन कहाँ रहा है उसकी बात की थी मैंने। समझ आ गया नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर आगे की बात करी जाए, आगे के पोर्शन पे अगर आया जाए तो मैंने कहा था कि हमारे पास में एक छोटी सी चीज रहती है जो कि हमारे पास में क्या है, रिडक्शनल पोटेंशियल। ठीक है, हमारे पास में क्या है, रिडक्शनल पोटेंशियल। एक जो वर्ड रहता है हमारे पास में रिडक्शनल पोटेंशियल, क्लियर है, जो कि नॉर्मली आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके बारे में हम बात करते हैं, रिडक्शनल पोटेंशियल। क्लियर है, आया समझ में? अब कहता है कि रिडक्शनल पोटेंशियल क्या होता है। एक प्रकार से किसी भी एलिमेंट का वो पोटेंशियल, किसी भी एलिमेंट जो भी हमारे पास में जेड स्किन के अंदर जो भी एलिमेंट था, किसी भी एलिमेंट का वो पोटेंशियल जिसके द्वारा वो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेता है और उसको आगे ट्रांसफर करता है। पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हमारे पास में, कोई भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कोई भी एलिमेंट था, कोई भी एक प्रकार से हमारे पास में कोई भी हमारे पास में एक प्रकार से स्टेज थी, जैसे प्लास्टोक्विनोन हो गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास में जो थे, जिनके पास सबसे पहले उनके पास क्या होता है, एक प्रकार से उनका उनके पास खुद का एक पोटेंशियल होता है। उनके अंदर एक इतना पोटेंशियल होता है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और उसी पोटेंशियल उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आगे दे भी सकते हैं। मतलब उनके अंदर वो एबिलिटी या उनकी वो क्षमता जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और उससे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, किसी दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है, एक प्रकार से रिडक्शनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शनल पोटेंशियल कहलाता है। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं रिडक्शनल पोटेंशियल की, इट इज द पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज द पोटेंशियल ऑफ any element in the cycle by which it can accept or transport the same electron to another element is known as reductional potential। क्लियर है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का वो पोटेंशियल जिसके द्वारा क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है और उस ही सेम इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट आगे ट्रांसफर करता है, उसका वो पोटेंशियल हमारे पास में क्या कहलाता है, रिडक्शनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शनल पोटेंशियल कहलाता है। कितनी बातें क्लियर है? रिडक्शनल पोटेंशियल इज रिटन बाय आरपी, इसको आरपी से लिखा जाता है रिडक्शनल पोटेंशियल को। और एक बात याद रखना, हमेशा रिडक्शनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? रिडक्शनल पोटेंशियल इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए आपकी एनसीईआरटी कुछ कुछ जिक्र करती है, यहाँ पे जैसे ही जेड स्कीम पढ़ते हैं उसके जस्ट नीचे, जेड स्कीम के जस्ट नीचे देखिए, एक प्रकार से मैं जेड स्कीम बना देता हूँ। हमारे पास में एक जेड स्कीम में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन मूव किया था उसकी बात कर लेते हैं। फोटो सिस्टम था, जिस कौन से वाला, 680 वाला। क्लियर? फोटो सिस्टम 680 से जो इलेक्ट्रॉन है हमारा मूव किया था ऊपर। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे एनर्जी की बात हुई है और रिडक्शनल पोटेंशियल की बात हुई है। रिडक्शनल पोटेंशियल हमारे पास में P680 के पास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी यहाँ पे हमारे पास बहुत कम होती है, एनर्जी कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया हमारे पास में, किसके पास गया है, फियोफाइटिन के पास। कहाँ गया है, फियोफाइटिन के पास गया। यहाँ पे जो एनर्जी बात हो रही है वो एनर्जी हमारे पास में
पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो एनर्जी है मेरे पास में, पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो है मेरे पास में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, रिडक्शन पोटेंशियल धड़ाम से नीचे आ गई। मतलब क्या है, दोनों के दोनों एक प्रकार से उल्टे हैं। आरपी है जो मेरे पास में डिक्रीज हो गया। अब ऐसे ही फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन गया मेरे पास में प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से मेरे पास इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया था प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से मेरे पास में PS1 के पास इलेक्ट्रॉन आया था, जो कि मेरे पास में 700 था। आई बात समझ में? और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर गया था, ऊपर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया था किसके पास में, FRS, आपके NCERT FMR भी लिखती है, और फिर FD के पास में चला गया। ऐसी बात हुई थी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास में एक प्रकार से जो ये शेप बन रही है मेरे पास में N टाइप की, बट आपकी NCERT इसको Z टाइप कहती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बेसिस पे इसका नाम जेड स्कीम पड़ा है, इसी को जेड स्कीम कहा जाता है। फिर रॉबर्ट हिल एंड मेंडल ने इसको बताया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास में ये एनर्जी, ये जैसे जैसे नीचे आता है एनर्जी हमारे पास में डिक्रीज होती जाती है। एनर्जी मेरे पास में क्या होती जाती है, एनर्जी मेरे पास में डिक्रीज होती जाती है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। एनर्जी फिर मेरे पास में और नीचे आया तो एनर्जी मेरे पास में फिर मेरे पास में डिक्रीज हो गई है। एक मिनट, रिडक्शनल पोटेंशियल मेरे पास में फिर बढ़ गया। क्लियर है? यहाँ पे जैसी है एनर्जी मेरे पास में फिर डिक्रीज हो गई है, रिडक्शन पोटेंशियल फिर बढ़ गया है। क्लियर है? यहाँ पे फिर मेरे पास में एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज हो गई, रिडक्शन पोटेंशियल फिर हाई। एक बात ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल फिर बढ़ गया है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सेम है, क्योंकि सेम उस पर लाई करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखिएगा FRS और FLD के पास, इसके पास हमारे पास में एनर्जी अगर बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है? अब हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास में धड़ाम से नीचे आगे गिरेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक प्रकार से यहाँ से जैसे ही ऊपर गया मेरे पास में रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुई। मतलब क्या है, कौन सा ट्रांसपोर्ट था, एनर्जी बढ़ने वाला ट्रांसपोर्ट था, अपहिल ट्रांसपोर्ट था, अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे पास में एनर्जी पहले ज्यादा थी और यहाँ पे आते आते नीचे डिक्रीज हो गई एनर्जी, तो इसे कहा जाता है डाउन हिल। क्या कहा जाता है? यहाँ वाला जो मेरे पास में कौन सा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है यहाँ वाला। अब ऊपर वाला अगर बात करूं, यहाँ वाला मेरे पास में कौन सा है, यहाँ पे जैसे ही एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी मेरे पास में कम थी, वहां पे एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो ये मेरे पास में फिर से कौन सा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट है। कौन से वाला है? अपहिल है। अपहिल, डाउन हिल, अपहिल। तो मतलब एक प्रकार से जेट स्कीम में मेरे पास में अपहिल ट्रांसपोर्ट भी होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी होता है। ये बात याद रखना। कौन कौन सा? अपहिल एंड डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, दोनों का दोनों होता है। क्लियर है? बट अगर बात करी जाए ETC, आगे बात करेंगे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करी जाए, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा, ओनली डाउन हिल होता है। क्या होता है? ओनली डाउन हिल होता है। ये बात ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात बताइएगा, क्या आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहाँ तक की बातों में? बताइएगा। यहाँ की बातें क्लियर है? चलिएगा। अब एक प्रकार से देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे हमने क्या है, सारी की सारी जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में मेरे पास में साइक्लिक रिएक्शन थी, नॉन साइक्लिक थी, उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल की थोड़ी सी जानकारी दी। क्लियर है? इतनी सी बात जो आपकी NCERT में लिखी हुई है, उतनी सी बात मैंने आपको बताई यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ आगे, अब हमारे पास क्या हो गया, मैंने सारी की सारी लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। क्लियर है? अब हम चलते हैं डार्क रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? डार्क रिएक्शन के ऊपर। अगर मैं यहाँ से एक प्रकार से आपको आगे लेके चलूं, तो देखिएगा मैंने क्या कर दिया है। देखिएगा मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया है। देखिए, मैंने आपको बात करी थी कि हमारे पास में फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की हम बात करेंगे बेटा। उस फोटोसिंथेसिस में देखिएगा, मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको मैं लाइट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट रिएक्शन है उसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको डार्क रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? इतनी बात हमारी हुई थी। अब देखिए, मैंने लाइट रिएक्शन में आपको बताया, लाइट रिएक्शन में हमारे पास में एक साइक्लिक होता है, साइक्लिक रिएक्शन है। दूसरी मेरे पास में नॉन साइक्लिक है।
दोनों मैंने आपको बताई, ये दोनों कंप्लीट हो गई मेरे पास में। फिर मैंने आपको केमी ओस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया, ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको रिडक्शनल पोटेंशियल के बारे में बता दिया। क्लियर है, आई बात समझ में? अगर बात करी जाए एक प्रकार से हमारे पास में जेड स्कीम का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके बारे में बता दिया। क्लियर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कैसे मूव करते हैं उस सीरीज के बारे में मैंने बता दिया रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे ये मेरे पास में लाइट रिएक्शन जो है ये मैंने सारी की सारी कंप्लीट कर, और इस लाइट रिएक्शन में ध्यान सुनिए, इस लाइट रिएक्शन में मैंने बनाया क्या है? इस लाइट रिएक्शन में मैंने एटीपी बनाई और मैंने NADPH2 बनाया। बनाया या नहीं बनाया? मैंने इसके अंदर एटीपी बनाई और NADPH2 बनाया। क्लियर है? अब देखिएगा, यही जो एटीपी NADPH2 जो बनाया है मैंने, ये मेरे को यूज करनी है कहाँ? डार्क रिएक्शन में। कहाँ यूज करनी है? डार्क रिएक्शन के अंदर। कोई डाउट है? मतलब क्या है? नाउ वी हैव कंप्लीटेड लाइट रिएक्शन। एक मिनट, हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। क्या कर ली है? हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है? नाउ लेट्स स्टार्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर अब हमारे पास में जो हमें चाहिए था, जो हमें किसके लिए चाहिए था? जो हमें चाहिए था एक प्रकार से लाइट रिएक्शन के अंदर हमें एटीपी और NADPH2 बनाना जरूरी था, और उसी एटीपी NADPH2 का यूज करके हम किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर आगे ग्लूकोज बनाएंगे। जब तक हमारे पास में एटीपी NADPH2 नहीं था तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। अब हमारे पास में एटीपी NADPH2 आ गया है, अब हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी NADPH2 बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? एटीपी भी बना लिया है मैंने, NADPH2 भी बना लिया है मैंने। क्लियर है? इन दोनों का यूज करूंगा मैं किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, डार्क रिएक्शन की बात कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान सुनिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। अब ये देखिएगा, डार्क रिएक्शन नॉट रन्स इन द डार्क, कभी भी डार्क में रन नहीं करती, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे वाली क्लास में, जो हमारी पीछे क्लास हुई थी, उस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास में लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन हमेशा पैरेलली चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। लाइट रिएक्शन चलेगी तो ही डार्क रिएक्शन चलेगी, और डार्क रिएक्शन चलेगी तो ही लाइट रिएक्शन चलेगी, ये बात हमने कही थी। अब हमारे पास में क्या है? जब तक डार्क नहीं चलेगी लाइट कैसे चलेगी? और लाइट तो चलती है किसमें? लाइट तो चलती है एक प्रकार से सन लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट होती है, ये नॉट लाइट डिपेंडेंट। क्लियर? अब देखिएगा, नॉट रन्स इन द डार्क, नॉट रन्स इन द डार्क, डार्क में रन नहीं करती। क्लियर है? हेंस नेम इज अपोजिट, इसका जो नाम है वो क्या है? इसके वर्क के अपोजिट है, इसलिए ये जो डार्क रिएक्शन है एज ए मिसनोमर, ये मिसनोमर है। क्लियर है? डार्क रिएक्शन क्या है? मिसनोमर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये मेरे पास में क्या है? डार्क रिएक्शन नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट, कभी भी सनलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड ऑन, कहाँ डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ सॉरी, नॉट डिपेंड ऑन लाइट, बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इतनी बातें क्लियर है या कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा। ये डार्क रिएक्शन, इसी को क्या कहा जाता है? बायोसिंथेटिक फेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनाते हैं हम? एक प्रकार से फूड बनाते हैं। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है और स्टोर होता है। दोनों काम होते हैं इसके अंदर, स्टोर भी होता है और ट्रांसपोर्ट भी होता है। ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। स्टोर किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है? ये हमारे पास में क्या आ गया? डार्क रिएक्शन आ गई। क्या आ गई? डार्क रिएक्शन के बारे में बात करती है। डार्क रिएक्शन के बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में बात करती है।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, कहता है कि जो डार्क रिएक्शन जिसमें हम फूड बना रहे हैं, ऐसा क्यों है डार्क रिएक्शन में बना रहे, लाइट रिएक्शन में क्यों नहीं बनाया? आया बात समझ में? और डार्क रिएक्शन होती कहाँ है, एक बार से ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन अकर इन स्टोमा। किसने? अकर इन स्टोमा। कहाँ होती है? स्टोमा में अकर होती है। क्लियर है? वो कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन इन ग्रेना, ग्रेना के अंदर हो रही थी। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं फॉर डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के लिए, फॉर डार्क रिएक्शन, फॉर डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के लिए एन एंजाइम इज रिक्वायर्ड, एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, एक एंजाइम रिक्वायर होता है जिस एंजाइम को हम कहते हैं क्या? रूबिस्को। क्या कहते हैं? रूबिस्को कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? रूबिस्को कहा जाता है। व्हाट इज रूबिस्को? रूबिस्को हमारे पास में क्या है? रूबिस्को देखिएगा, RU4 रूबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो रूबिस्को है, रूबिस्को क्या है हमारे पास में? रूबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्लियर है? ये हमारे पास में इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो रूबिस्को है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, या अगर बात करी जाए एंजाइम इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है वो कौन है? रूबिस्को है। किसके अंदर? हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा। क्लियर है? और एक प्रकार से ये जरूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हमारे पास में एक प्रकार से CO2 फिक्स नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ये जरूरी है। समझ आ गया? नहीं आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये इसका फुल फॉर्म होगी। अब इसके अंदर ये जो कार्बोक्सिलेज है और ऑक्सीजनेज है, दो चीजें शो करता है। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दो चीजें शो कर रहा है। कार्बोक्सिलेज मतलब इसके पास बाई एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी इसके पास में, दो तरह से काम कर सकता है। कार्बोक्सिलेज मतलब ये क्या कर सकता है? एक प्रकार से ये कैन बाइंड टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। और ऑक्सीजनेज मतलब कैन बाइंड टू O2, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। क्लियर है? जो रूबिस्को है हमारे पास में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड का। क्लियर है? और एक प्रकार से हमारे पास में एंजाइम के साथ साथ प्रोटीन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें, रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज क्यों लिखा हुआ है? कैन बाइंड टू CO2 और कैन बाइंड टू O2, दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। क्लियर है? अब देखिए सर, अगर ये दोनों के साथ बाइंड कर सकता है तो कब CO2 से बाइंड करेगा, कब O2 से बाइंड करेगा? आए बात सुने? कब तो CO2 से बाइंड करेगा और कब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरे पास में यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन है, ये मेरे पास में अगर कहता हूं ये मेरे पास में CO2 है, दो चीजें, तो मेरे पास में कौन सी एक्टिविटी होगी? रूबिस्को की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी कौन सी होगी? क्लियर है? रूबिस्को की। देखिए, अगर मैं कहता हूं CO2 इज O2 इज हाई और CO2 इज लो, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है तो मेरे पास में क्या होगा? एक प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो किसके साथ बाइंड करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो कौन सी? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो कौन सी साइकिल चलेगी? C2 साइकिल चलेगी। कौन सी साइकिल चलेगी? C2 साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है या नहीं? बोलिएगा, इसी को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन मेरे पास में लो है, ऑक्सीजन मेरे पास में लो है और CO2 मेरे पास में हाई है, तो कौन सी एक्टिविटी होगी? वही हमारे पास में कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी होगी। और कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी। बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा। क्लियर है? आई बात समझ में?
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास में अगली बात आती है, अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन और CO2 ये भी हमारे पास में इक्वल है, CO2 भी मेरे पास में 10 मिलीमोलर है ना, ये भी मेरे पास में मान लेते हैं 10 मिलीमोलर है, क्लियर। ये मेरे पास में दोनों की दोनों बराबर है, इक्वल है, दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल की बात आ जाती है, CO2 भी और O2 दोनों के दोनों बराबर हैं, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, तो हमारे पास में कौन सी कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी होगी। आई बात समझ में, तो ग्लूकोज बनेगा, C3 साइकिल चलेगी, इतनी बात याद रखना। अब यहां से अगर मैं बात करूं, दोनों का अमाउंट जब इक्वल था, दोनों का जब अमाउंट इक्वल था, तो फिर भी हमारे पास में कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी चल रही है, C3 साइकिल चल रही है, ग्लूकोज बन रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक प्रकार से हमारे पास में जो रूबिस्को है, क्या है, जो रूबिस्को है, रूबिस्को है मोर एफिनिटी, हैव मोर बाइंडिंग एफिनिटी, more binding affinity to CO2 than O2, ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी होती है CO2 के साथ देन O2, ऑक्सीजन से ज्यादा। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट है यहां तक, बोलिएगा, पक्का, चलेगा। अब यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। समझ आ गया नहीं, आ गया, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास में जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर अगर बात करी जाए, तो वहां पे हमारे पास में प्लांट्स के अंदर जो रूबिस्को है अलग अलग सेल में प्रेजेंट होता है, हर एक सेल में, मतलब अगर बात करी जाए बायोसिंथेटिक फेज की, बायोसिंथेटिक फेज की बात करूं मैं, डार्क रिएक्शन की बात करूं, तो उसके अंदर हमारे पास में जो प्लांट है वो मेनली 3 भागों में है, नॉर्मली कहा जाता है 2 ही पार्ट्स में, अगर बात करी जाए, और एक कैंप प्लांट की तो 3 भागों में बांटे गए हैं। क्लियर है, तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए हमारे पास में एक बात आती है यहाँ पे आगे, on the basis of on the basis of biosynthetic phase, on the basis of biosynthetic phase, plants are divided into 3 कैटेगरी। प्लांट्स जो है 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, कहता है हमारे पास में 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी की बात करें, C3 प्लांट हो गए, दूसरी कैटेगरी की बात करूं C4 प्लांट हो गए, थर्ड की बात करी जाए कैंप प्लांट हो गए। क्लियर है यहां तक की बात, देखिएगा ये हमारे पास में सारे, कोई डाउट है यहां तक, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमारे पास में जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट के अंदर कौन सी साइकिल चलती रही है, C3 साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल चलती है। C4 प्लांट के अंदर मेरे पास में C3 साइकिल चलती है, प्लस में C4 साइकिल चलती है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कैम प्लांट के अंदर, कैम प्लांट के अंदर मेरे पास में C3 साइकिल चलती है प्लस C2 साइकिल चलती है। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट है यहां तक। अब अगर कहा जाए कि C3 plants are the plant in which C3 cycle runs, क्या ये बात सही है, सोच के बताना। तो देखिएगा हमारे पास भी C3 साइकिल हर तरह के प्लांट के अंदर चल रही है, जरूरी नहीं है वो C3 ही हो। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखिएगा C3 प्लांट कहता है C3 साइकिल रन्स इन C3 प्लांट, C4 प्लांट, आंसर आएगा ऑल टाइप ऑफ प्लांट, सारे के सारे प्लांट्स के अंदर रन करती है। इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है, कोई डाउट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट के अंदर हमारे पास में एक सेल होती है मेसोफिल। कौन सी सेल होती है, मेसोफिल सेल होती है। क्लियर है। मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रूबिस्को प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रूबिस्को। और इसी मेसोफिल सेल के अंदर कौन सी साइकिल चलेगी, C3 साइकिल। जहां रूबिस्को वही साइकिल। क्लियर है, जहां रूबिस्को वही साइकिल। C4 प्लांट के अंदर भी मेरे पास में 2 टाइप की सेल है। कितने टाइप की सेल है, 2 टाइप की सेल है मेरे पास में। एक मेसोफिल सेल है, एक मेसोफिल सेल है, दूसरी मेरे पास में बंडल शीथ सेल है। कौन सी सेल है, बंडल शीथ सेल है। क्लियर है मेरी बात, 2 टाइप की सेल है। यहाँ पे मेरे पास में एक एंजाइम होता है पेप्केज मेसोफिल में, यहाँ पे होता है रूबिस्को।
कौन सा होता है? रूबिस्को। तो C4 प्लांट के अंदर आप बता सकते हो C3 साइकिल कहाँ चलती है? यहाँ पे बंडल शीथ सेल में चलती है। इतनी बातें क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास में कैंप प्लांट के अंदर दोनों के दोनों एंजाइम जो है मीसोफिल में ही प्रेजेंट होते हैं, मीसोफिल में ही प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों एंजाइम, पेप्केज भी, क्लियर है, और मेरे पास में रूबिस्को भी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, साइकिल कराने के बाद बताना चाहिए, बट यहाँ पे आता है तो एक बार बता देते हैं, समरी है, समझ आ गया नहीं? आ गया? क्लियर है? बट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ये थोड़ी सी चीजें। क्लियर? तो मेरी बात ध्यान सुनिए, कुछ एक चीजें और है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? CO2 एक्सेप्टर, सॉरी, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 साइकिल की बात हो रही है। कौन सी साइकिल की? C3 प्लांट की, सॉरी, नॉट साइकिल की। C3 प्लांट के अंदर अगर बात करी जाए, C3 प्लांट के अंदर अगर बात करी जाए तो हमारे पास में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है? ठीक है, और जैसे ही प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट हो गई है, प्राइमरी एक्सेप्टर ने CO2 को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी एकदम जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? क्लियर है? आए बात समझ में? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हमारे पास में क्या होता है? RUBP होता है, जो कि 5 कार्बन का होता है, ये बात याद रखना। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा 3PGA बनेगा, ठीक है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा जो कि 3 कार्बन का है। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। क्लियर है? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। आई बात समझ में? दूसरा अगर बात करें C3 साइकिल, C4 प्लांट के अंदर बात करी जाए, C4 प्लांट के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, CO2 एक्सेप्टर, सॉरी, CO2 एक्सेप्टर कौन है? पहले वाला। और यहाँ पे जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। पहले प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर देखिए और फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ऊपर वाले के भी याद रखने, क्योंकि यहीं से ये जो स्लाइड मैंने लिखी है, इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? यहाँ ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को पूरी तरह फोकस करना है। अब देखिएगा हमारे पास में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, इसका हमारे पास में क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास में फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है, PEP, फोस्फोइनोल पायरुवेट, 2 की 3 कार्बन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा, वो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है। बताइएगा, इतनी बातें क्लियर हैं? C4 प्लांट के अंदर ऐसा बनता है, C3 प्लांट के अंदर ऐसा बनता है। यही पेपर में पूछा जाता है और ये बातें आपको याद रखनी है। जो आपके लास्ट वाली जो टेबल दी हुई है, उस टेबल को ध्यान रखना है। क्लियर है? वहां से क्वेश्चन आता है नॉर्मली। इतनी बातें क्लियर है? अब देखिए हमारे पास में प्लांट कितने टाइप का होगी? C3 प्लांट हो गया, C4 प्लांट हो गया, कैंप प्लांट हो गया। अब मेनली हमें क्या पढ़ना है? मेनली एक तो मेरे को अगर बात करी जाए C3 साइकिल पढ़नी है, जो कि इसमें भी है, सब में। एक C4 साइकिल पढ़नी है, एक कैंप साइकिल पढ़नी है। ये 3 साइकिल पढ़ने के बाद मेरे पास में एक प्रकार से जो बायोसिंथेटिक फेज है, डार्क रिएक्शन जो है, एक प्रकार से वो कंप्लीट होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो देखिएगा हमारे पास में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, एक बार ध्यान से सुनिए। अगर इसी चीज को मैं आगे बात करूं, यहाँ पे इसी चीज की बात करी जाए तो कौन कौन सी साइकिल पढ़नी है डार्क रिएक्शन के अंदर? ये डार्क रिएक्शन है, उस डार्क रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी साइकिल पढ़नी है? एक तो C3 साइकिल पढ़नी है, क्लियर है, और दूसरी हमें पढ़नी है C4 साइकिल, क्लियर है, तीसरी पढ़नी है हमारे पास में कैंप साइकिल। ये साइकिल हमें पढ़नी है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए। C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैंप साइकिल, क्लियर है। और एक और होती है C2 साइकिल, जिसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्लियर है। एक और होती है हमारे पास में C2 साइकिल, जिसको ही क्या कहा जाता है? फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है, फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। हाई बात समझ में? जिसको आपकी NCERT क्या कहती है? इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, क्लियर है। वो हमारे लिए वेस्टफुल है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा इसलिए वेस्टफुल है, हमारे लिए वेस्टफुल है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, क्लियर है, बट प्लांट के लिए यूजफुल है, क्लियर है। इट इज वेस्टफुल फॉर अस, हमारे लिए वेस्टफुल है बट प्लांट के लिए यूजफुल है। प्लांट हाई लाइट से बचने के लिए इस प्रोसेस को चलाते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी से बचने के लिए। समझ आ गया नहीं आ गया? अब देखिए पहले बात करते हैं C3 साइकिल की। किसकी बात करते हैं? C3 साइकिल की। देखिएगा बात करते हैं C3 साइकिल की। सारी की सारी बातें यही बताऊंगा। C3 साइकिल को देने वाले कौन थे? इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको बताने वाले कौन थे? मेल्विन केल्विन थे। बताने वाले कौन थे? मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, क्लियर है, जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था? वर्कड ऑन किसके ऊपर काम कर रहे थे? ऑन क्लोरेला के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि एक हमारे पास में क्या है? ग्रीन एल्गी है, जो कि क्या है?
ग्रीन एल्गी है, उसके ऊपर काम करते हुए इन्होंने ये साइकिल बताई थी। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ये हमारे पास में क्या है, केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। आएगा समझ में? मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। कोई डाउट है? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल के अंदर अगर बात करूं तो इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए, अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स में कहता है 3 टाइप के स्टेप्स है, मेनली 3 टाइप के हैं, मेनली 3 टाइप के हैं। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, आप NCERT के अंदर देखोगे तो 3 टाइप बताए हुए, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। वैसे जो केल्विन साइकिल है वो बहुत बड़ी होती है, अराउंड मेरे हिसाब से अराउंड ये 17 टू 22 टाइप के नाम स्टेप्स की होती हैं। बट यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स बताए गए हैं। हाई क्लासेस में बहुत ज्यादा स्टेप होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे जो बताया हुआ है उसी के बारे में आप बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेप की, जो स्टेप्स हैं हमारे पास में, पहले स्टेप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? दूसरा स्टेप है रिडक्शन, दूसरा स्टेप है मेरे पास में रिडक्शन। तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। कौन सा स्टेप है? रीजनरेशन। क्लियर है? ये मेरे पास में 3 स्टेप है। केल्विन साइकिल के मेरे पास में कितने स्टेप हैं? ये मेनली 3 स्टेप है। इन स्टेप्स के बारे में आप बात करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे केल्विन साइकिल के कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये पहला स्टेप है मेरे पास में, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप। करे बात? देखिएगा, देखिए ये जो C3 साइकिल है, ये जो केल्विन साइकिल है, इसके अंदर क्या करते हैं, आप CO2 को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को फिक्स करते हैं। क्लियर है? CO2 को फिक्स करते हैं। CO2 को फिक्स करना या एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाने का प्रोसेस चलाते हैं। क्लियर है? जिसमें एनर्जी भी कंज्यूम होती है। आई बात समझ में? अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए हमारे पास में 3 स्टेप की बात करते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप हैं? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, है ना। तो होते कैसे हैं, चलता कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा था हमारे पास में ये एक सेल है, मेसोफिल सेल। ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या है मेरे पास में? मेसोफिल सेल है बेटा, मेसोफिल सेल। इस मेसोफिल सेल में बाहर से क्या आई है मेरे पास में? CO2 आ गई। बाहर से मेरे पास में क्या आ गई है? CO2 आ गई है। ये आ गई मेरे पास में CO2। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ये जो CO2 आई है, वो जो CO2 है, इस CO2 को ही हमें क्या करना है? फिक्स करना है और कार्बोहाइड्रेट बनाना है। मेन बात तो यही है। अरे बात समझे? CO2 को ही क्या करना है? फिक्स करना है और कार्बोहाइड्रेट बनाना है। और CO2 को फिक्स करने के लिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास में यूज होता है वो होता है RUBP, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये मेरे पास में एक कार्बन यहाँ से आ गया और यहाँ पे मेरे पास में काम करता है कौन सा एंजाइम? वही एंजाइम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोबिस्को। कौन सा? रोबिस्को। क्योंकि ये CO2 बाइंड होती है पहले इसके साथ और यही लाके इसको देता है। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे ये पहली बात हुई हमारे पास में, हुई है। और ये जो स्टेप हुआ है, इस स्टेप को ही कहा जाता है क्या? कार्बोक्सिलेशन। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? और यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहा जाता है कीटो एसिड। क्या कहा जाता है? कीटो एसिड, जो कि 6 कार्बन का प्रोडक्ट है और अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। मैंने स्टेबल की बात करी थी पीछे। किसकी बात करी थी? स्टेबल की बात करी थी। ये कौन सा है? अनस्टेबल है। आई बात समझ में? और इसी के ये अनस्टेबल है, जल्दी टूट जाता है। अनस्टेबल है, जल्दी टूट जाता है। एक प्रकार से ये जल्दी टूट जाता है। 6 कार्बन का है और जल्दी टूट जाता है। कितने कार्बन के कंपाउंड में? 2 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है। वो 2 3 कार्बन के कंपाउंड है वो हमारे पास में 3PG है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन? 2 कंपाउंड, कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ये हमारे पास में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये यहाँ पे हमारे पास में 2 हैं। एक के लिए 1 ATP, दूसरे के लिए 2 ATP। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 ATP यूज होंगे और 2 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, एक और 1 नंबर पे एक और फॉस्फेट ऐड हो गया। एक कार्बन एक ATP यूज हुआ एक 3 कार्बन के कंपाउंड के लिए, दूसरा ATP यूज हुआ दूसरे के लिए। क्लियर है? तो 2 ATP यूज हो गए यहाँ पे। कोई डाउट है यहाँ पे? अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में NADPH2 और यूज होता है। एक के लिए एक, तो कंपाउंड कितने हैं? 2 के लिए 2 NADPH2
यूज हो जाएंगे और बनेगा क्या, NADP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NADP बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में जो बना है वो है ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड है। क्लियर है मेरी बात, फोस्फोग्लिसरिक एसिड है और कन्वर्ट हो रहा है एसिड। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है स्टेप। क्लियर है मेरी बात, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे ये जो रिडक्शन वाला स्टेप है ये हो गया। और इसमें बना क्या है, PgAl, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना है। कितने कंपाउंड, दो एक प्रकार से कंपोनेंट बने हैं, दो एक प्रकार से मॉलिक्यूल बने हैं। और कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक की, कोई डाउट है, 3 दूनी 6, अभी तक कार्बन 6 ही है। अब जैसे ही हमारे पास में यहाँ पे रीजनरेशन होता है, जैसे ही हमारे पास में रीजनरेशन होता है, यहाँ से एक कार्बन CH2O बाहर आ जाता है। क्लियर है, और यहाँ पे मेरे पास में रह जाता है RUMP। क्या रह जाता है, रुबिलोज 1,5 मोनोफॉस्फेट। क्लियर है मेरी बात, ये रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था, जो कि यहाँ पे RUMP बच गया मेरे पास में कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। एक कार्बन यहाँ से निकल गया यहाँ पे, और ये बन गया मेरे पास में ये ग्लूकोज। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे ये क्या है, साइकिल अगर और चलेगी, अभी तो एक ही निकला है, अगर साइकिल और चलेगी तो ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के रूप में और स्टोर होगा स्टार्च के रूप में। क्लियर है मेरी बात, यही तो अभी एक साइकिल, एक ही कार्बन निकला है, एक ही कार्बन फिक्स हुआ है, और यहाँ पे RUMP हो गया। समझ आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट है यहाँ से यहाँ तक बताइएगा। इसी को आपकी NCERT में ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, आपकी NCERT ने इसी को लिखा हुआ है, ट्रायोज फॉस्फेट। कोई डाउट है यहाँ तक, अब देखिएगा, RUMP वापस से RUBP में कन्वर्ट होगा, तो मतलब क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, थर्ड स्टेप हो रहा है। और रीजनरेशन होगा तो हमेशा हमारे पास में एक ATP यूज हो जाएगी और ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुबिलोज 1,5 मोनोफॉस्फेट था, यहाँ पे क्या है, बाइफॉस्फेट है, एक ATP और यूज हुई है। यहाँ तक की बातें बताइए, क्लियर है या नहीं है। ये मेरे पास में क्या बता दी मैंने, पूरी की पूरी आपको केल्विन साइकिल बता दी। क्या बता दी, केल्विन साइकिल बता दी। और ये बात ध्यान रखना, एक बात और बताता हूँ आपको, जो आपकी NCERT में छुपी हुई है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये ग्लाइकोलाइसिस में उल्टा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइटिक इनवर्स। क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये स्टेप दिखाऊंगा कि यहाँ से उल्टा हो रहा है, NADPH2 से NADP से NADPH2 बन रहा है। क्लियर है, यहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात है, उल्टा होगा, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया, तो मेरे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप तो है रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। सेकेंड स्टेप, क्लियर है, पहला स्टेप मेरे पास में कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। क्या इतनी बातें क्लियर है या नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा। ये मेरे पास में क्या होगी, केल्विन साइकिल होगी। केल्विन साइकिल की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, किसकी बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला, अगर मैं बात करूं एक केल्विन साइकिल की, किसकी बात करें, एक केल्विन साइकिल चलाने की बात करें, या इसी की बात को मैं लिख सकता हूं एक CO2 को फिक्स करने की बात करें, तो हमारे पास में हमने क्या क्या यूज किया है, कहता है 3 तो ATP यूज किए हैं। कितने ATP यूज किए हैं, 2 ATP तो यहाँ यूज कर लिए, एक, और दूसरा तो तीसरा ये वाला, 3 ATP यूज कर लिए, और 2 NADPH2 यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं, NADPH2 यूज किए हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है, एक केल्विन साइकिल चलाने के लिए या एक CO2 को फिक्स करने के लिए मैंने 3 ATP यूज किए हैं, 2 NADPH2 यूज किए। आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछेगा अगर मैं ग्लूकोज बनाना चाहूं, केल्विन साइकिल से अगर ग्लूकोज बनाए तो, या अगर कहता है आपसे कि पायरुविक एसिड बनाए तो, या आपसे फिर कहेगा क्या, फिर आपसे कहेगा एक प्रकार से सुक्रोज की बात कर लेता है, तो क्या करें। अगर बात करें ग्लूकोज में कार्बन नंबर होता है 6, पायरुविक एसिड में कार्बन नंबर होता है 3, सुक्रोज में कार्बन नंबर होता है 12। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है जितने कार्बन नंबर, एक कार्बन के लिए एक केल्विन साइकिल, कार्बन नंबर 6, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 है, तो कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी, 6 साइकिल चलानी पड़ेगी। क्लियर है, 6 साइकिल में अगर मैं बात करूं, ATP कितने, NADPH2 कितने, एक साइकिल में जितने भी बने हैं, कितने बने हैं एक साइकिल में, 3 बने हैं, 6 साइकिल में 18 ATP, 3 6 18। क्लियर मेरी बात, और NADPH2 एक साइकिल में 2। क्लियर, एक मिनट रुकिएगा,
यहाँ पे एक साइकिल में 3, दूसरे में 2 थे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे इसमें 18 एटीपी आ गए, 12 NADPH2 आ गए। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे 3 एटीपी यूज हो रहे थे एक साइकिल में, 2 NADPH2 यूज हो रहे थे एक साइकिल में, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि कार्बन नंबर 3 है, निकल जाएगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से? 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 एटीपी मल्टीप्लाई 12, 2 NADPH2 मल्टीप्लाई 12। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। यहाँ पे हमारे पास में सुक्रोज के लिए भी आ गए, पायरुविक एसिड के लिए भी आ गए, ग्लूकोज के लिए भी आ गए। मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी NADPH2 लग रहे हैं। एटीपी लग रहे हैं 3, NADPH2 लग रहे हैं 2। वो कहता है ये इतने कार्बन का प्रोडक्ट हमें बनाना है, तो साइकिल कितने चलाने? अगर कहता है ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी साइकिल? 6 साइकिल चलानी पड़ेगी। एक कार्बन को फिक्स करने के लिए एक साइकिल, एक कार्बन इज इक्वल टू 1 साइकिल, क्लियर है? 6 कार्बन इज इक्वल टू 6 साइकिल, 3 साइकिल 12 साइकिल, क्लियर है? एक साइकिल में 3 एटीपी 2 NADPH2, 6 साइकिल के लिए मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 12 साइकिल के लिए मल्टीप्लाई कर दो 12 से, क्लियर है? तो सारे की सारी बातें हो जाएंगी। अब यहीं से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको थोड़ा सा छोटा करके, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये देखिएगा, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे लिखूं, कहता है पहला क्वेश्चन आता है कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन आता है क्रूशियल स्टेप कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन आता है क्रूशियल स्टेप फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केल्विन साइकिल, क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। कहता है पहला मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है जहां पे गड़बड़ हो सकती है? पहला क्रूशियल स्टेप हमारे पास में क्या है? कार्बोक्सिलेशन। कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन में एक ऐसा स्टेप है जहां पे रूबिस्को के पास ऑप्शन है कि वो CO2 से भी बाइंड कर सकता है, O2 से भी बाइंड कर सकता है। वहां पे CO2 का अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है, या बराबर रखना पड़ेगा, तभी जाके CO2 से बाइंड करेगा, वरना CO2 साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पास एटीपी खराब हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे हमारे पास में मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा कहता है क्रूशियल स्टेप कौन सा है? दोबारा से कार्बोक्सिलेशन। क्रूशियल स्टेप भी यही है, इतनी सी बात याद रखनी। अब कहता है क्रूशियल स्टेप फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केल्विन साइकिल। ये जो वर्ड आया है ना, ये जो बात आई है, इस बात ने इस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया है। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल को लगातार चलाने के लिए मेरे पास में क्रूशियल स्टेप कौन सा है? कौन सा स्टेप क्रूशियल है लगातार चलाने के लिए? मेरे पास में रीजनरेशन। कौन सा? रीजनरेशन इज द क्रूशियल स्टेप फॉर किसके लिए? जब तक रीजनरेट नहीं करूंगा नेक्स्ट साइकिल चलेगी नहीं। रूबिस्को की बात तो बाद में आती है, CO2 O2 की बाद में तो बाद में आती है, पहले तो इसको रीजनरेट करना जरूरी है। यहाँ पे RUMP बनाना जरूरी है, RUMP से वापस से RUBP लेके आना जरूरी है। समझ आ गया? नहीं आ गया? तो हमारे पास में क्या है? एक प्रकार से क्रूशियल स्टेप फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ केल्विन साइकिल इज रीजनरेशन। क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारे पास में क्या थी? केल्विन साइकिल थी, क्लियर है? केल्विन बेंसन साइकिल भी बोला जाता है। समझ आ गया? नहीं आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? CO2 फिक्स करी जाती है इसके अंदर, क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे पास में केल्विन साइकिल जो C3 साइकिल है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसकी सारी की सारी एटीपी और सारे के सारे जो क्वेश्चन बनने चाहिए थे वो मैंने बता दिए हैं, क्लियर है? कहाँ कहाँ पे एटीपी यूज हो रही है? एक तो हमारे पास में यहाँ पे 2 एटीपी यूज हो रही है रीजनरेशन के अंदर, और एक प्रकार से रिडक्शन के अंदर 2 NADPH2 भी यूज हो रहे हैं। एक हमारे पास रीजनरेशन के अंदर 1 एटीपी यूज हो रही है। कार्बोक्सिलेशन में कोई भी एटीपी NADPH2 यूज नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट साइकिल आएगी C4 साइकिल, उसके ऊपर मूव करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।